नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं इतिहास के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। दोस्तों, यह सेशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इतिहास के प्रश्नों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 मैकाले के विवरण माइन्यूट पे आधारित था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मैकाले ने अपना जो विवरण लिखा था उसमें भारत की भाषाओं को, भारत के लोगों को, भारत के साहित्य को और भारत की संस्कृति को बहुत ही कमतर और निंदनीय बताया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 7 मार्च 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी और लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि इंग्लैंड का सामान्य व्यक्ति भी अधिक बुद्धिमान और अधिक सद्गुणी है, जबकि भारत के लोग असभ्य, जंगली, गंवार, लोभी और दगाबाज अंधविश्वासी टाइप के होते हैं। मैकाले ने भारत में क्लर्क बनने हेतु अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की वकालत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो राष्ट्र गोफ्तार नामक अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र गोफ्तार के। चलिए इसके साथ मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1919 से लेकर 1931 तक किया था और बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने की थी। बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। 1822 ईस्वी में उन्होंने मिरातुल अखबार का प्रकाशन भी किया था, राजा राम मोहन राय ने। हिंदू पैट्रियाट का प्रकाशन गिरीश चंद्र मुखर्जी ने किया था 1853 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हरिजन पत्रिका गांधी जी द्वारा निकाली गई थी। दलितों को हरिजन गांधी जी ने बोला था। दलितों के भारत में सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम भारत के सबसे अधिक समय तक केंद्रीय मंत्री रहे, लगभग 32 सालों तक। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा बाई फूले ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन सा अखबार था जो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका ऐसी अखबार थी जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अमृत बाजार पत्रिका बंगाल भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र था। इसके संपादक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे और ये 1868 में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित कर लिया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित कर लिया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1856 में अवध साम्राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर कर दिया गया था। डलहौजी का कार्यकाल जो था भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में वो 1848 से लेकर 1856 तक चला था। डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत यानी कि हड़पने की नीति का प्रयोग करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किया था। व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर पहला राज्य सतारा को 1848 ईस्वी में हड़प नीति का शिकार बनाया गया था और इसके अलावा भी बहुत सारे राज्यों को हड़पा गया था इसके थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ में
आपको बता दूं कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। इल्तुतमिश लाहौर की जगह दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था और इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलवाया था। जिस चांदी का जो सिक्का चलवाया था उसको टका कहते थे। इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल चलवाया था। तांबे वाले सिक्के को हम जीतल कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दास या गुलाम वंश का या स्लेव डायनेस्टी का वो संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अकबर सेकंड ने इन्हें अपना दूत बनाकर 1830 में यूके भेजा था, क्योंकि इनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगस्त प्रस्ताव को पूर्ण रूप से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुतुब मीनार के पास स्थित जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, इसके बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के गुलाम राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में गांधी जी के द्वारा 30 से लेकर 34 के बीच में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ यात्रा प्रारंभ किए थे और इनके साथ एक पत्रकार वेब मिलर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्रिप्स मिशन की असफलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण से भारतीय जन द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किताबुल हिंद इसमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किताबुल हिंद यात्री एवं विद्वान अलबरूनी की कृति है। किताबुल हिंद जो है वो यात्री और विद्वान अलबरूनी जो था इसकी कृति है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अबू रेहान अलबरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी लगभग 10 वर्षों तक पंजाब में रहकर भारतीय धर्म, दर्शन, पुराण आदि का अध्ययन किया। अलबरूनी भारतीयों के संकीर्ण मानसिकता के बारे में भी लिखा है। अलबरूनी ने बताया कि भारत में जाति प्रथा का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपने से नीचे एक जाति की खोज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सहायक गठबंधन सब्सिडरी अलियांस 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहायक गठबंधन सब्सिडरी अलियांस 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार किया गया एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारनाथ स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था और बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तन में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा पाली में दिया है, अपना जो उन्होंने उपदेश दिया है पाली भाषा में दिया है। और बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, मगध आदि राज्यों में भी दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित एक ताम्र पाषाण युगीन बस्ती है। इनाम गांव नेवासा, दैमाबाद, चंदौली एवं सोनगांव आदि जोरवे संस्कृति के स्थल हैं।
ताम्र पाषाणिक संस्कृति में कायथा संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है और कायथा संस्कृति चंबल नदी क्षेत्र में विकसित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या करना। किसकी हत्या करना? जो फर्डिनेंड था उसका सेराजेवो में हत्या करना फर्स्ट वर्ल्ड वार का मेन रीजन था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 28 जून 1924 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का सेराजेवो में क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दिया जाता है। और जर्मनी का एकीकरण कब किया गया था? 1871 में किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध का अंत होने के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में शांति सम्मेलन 1919 में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख माओ जेडोंग थे। कौन थे? माओ जेडोंग। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि चीन में साम्यवादी पार्टी के जनक माओ त्से तुंग को माना जाता है। माओ त्से तुंग 1949 ईस्वी में साम्यवादी पार्टी की ओर से चीन में प्रथम राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक का संबंध सांची स्थान से है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था और भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है और कौशाम्बी अभिलेख में रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की कुल जो संख्या थी वो 5 थी। अब मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो लोधी वंश की नींव इनमें से बहलोल लोधी के द्वारा रखी गई थी। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया था और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही जाता है। और गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1858 में अंग्रेजों द्वारा रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहाँ 7 नवंबर 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और 1857 के विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। बहादुर शाह जफर सेकंड ने अपने सेनापति बख्त खां के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल पर यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में वो मारा गया था। बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को अपने आप को बादशाह घोषित किया एवं भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि मौर्य साम्राज्य एक ऐसा पहला साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसके साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। मौर्य साम्राज्य की सीमा ईरान से लगती थी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकीकृत चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि वो जो धातु थी वो थी ताम्र। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे और सातवाहन वंश के लोगों ने चांदी, तांबे, सीसा और पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ह्वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के समय
मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा जो था वो लुई 16वां था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सम्राट अशोक के बारे में इसमें से जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया था। ये ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही, यानी कि अशोक का संबंध मौर्य से था, ये भी सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पे शासन किया था उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो वर्साई की संधि ने यूरोप का मानचित्र बदल दिया, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व के समापन पर पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी और वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी को भारी क्षति उठाना पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण वर्साई की संधि भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को कोलकाता से प्रकाशित किया गया था पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खिलजी राजवंश ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो खिलजी राजवंश ने 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली पे शासन किया था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल बुर्ज होम है। बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में झेलम नदी तट पर स्थित है, जो 9 पाषाणी का स्थल है जहाँ युग्मित स्वदाह के प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि लोथल जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है वो गुजरात में स्थित है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पे कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध पे कब्जा कर लिया था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई हुई थी और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था और दोनों युद्धों में अंग्रेजों की जीत हुई थी और बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1751 ईस्वी में सीज ऑफ अर्काट, यानी कि अर्काट की युद्ध की घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ये वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेजों का इसमें विजय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द स्पेस को संदर्भित किया गया है, यानी कि किस शब्द से विधि को संदर्भित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त प्रशासन में के संदर्भ में विधि शब्द प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? प्रशासनिक इकाई को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किन लोगों से भाग नामक कर एकत्र किया करते थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के जो शासक थे अपने क्षेत्र के किसानों से भाग नामक कर एकत्र किया करते थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। आशा करता हूँ आज का ये सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।